हेलो एओटी लवर्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 82 या कहूँ सीजन 4 पार्ट 2 के एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन के साथ। सारी रात जागे हैं भाई लोग वीडियोस बनाने के लिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पैराडाइज आइलैंड की धरती रंबलिंग से कांप रही होती है। दीवारों के ढहने से या वॉल टाइटन की रंबलिंग से कई घर मलबे के ढेर बन चुके हैं, जिनके नीचे लोग दब कर मारे जा चुके हैं और बचे हुए लोगों को मिलिट्री वाले मलबे में से निकाल रहे होते हैं और उन सबको राहत शिविरों में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं, एक जो दीवारों के मलबे या रंबलिंग से मारे जाने वाले लोगों की मौत का कारण एरन को बताते हैं और दूसरे वो जो एरन के पक्ष में होते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी जंग कुर्बानी के बिना नहीं जीती जा सकती और वो लोग जैगरिस्ट को भी फुल सपोर्ट दे रहे होते हैं। असल में इन लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है जो एरन के सपोर्ट में होते हैं और इनका पड़ला भी भारी होता है। इनका मानना होता है कि अगर एरन रंबलिंग स्टार्ट नहीं करता तो आइलैंड के बाहर के लोग पैराडाइज पर हमला कर देते और हम एल्डियंस को तबाह कर देते। ये लोग एरन के रंबलिंग को स्टार्ट करने को ठीक मानते हैं। ये सब कुछ वहाँ बैठी हिच देख रही होती है, जिसको देखकर वो परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हिच एनी को देखने के लिए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और वो अचानक देखती है कि बेसमेंट की तरफ से कुछ निशान एक कमरे की ओर जा रहे होते हैं। वो चेक करने के लिए कमरे में जाती है, तब भी एनी पीछे से आकर उसे दबोच लेती है और उसको कहती है कि अगर उसने कोई आवाज की तो वो अपनी पिन वाली अंगूठी से उसकी गर्दन काट देगी। मगर हिच एनी को एक धोबी पछाड़ देती है और एनी को गिरा देती है। हिच एनी के ऊपर आ जाती है और वो उसे बांधने के लिए किसी को आवाज देती है, लेकिन तभी हिच नोटिस करती है कि उसके हाथों में खून लगा है और ये खून एनी का होता है। एनी हिच को कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, मैं खुद को पहले ही कट लगा चुकी हूँ और मैं जब चाहे टाइटन में बदल सकती हूँ। हिच एनी से कहती है कि तुम टाइटन में नहीं बदल सकती क्योंकि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हारे पास स्टैमिना नहीं है। एनी उसको कहती है कि शायद तुम ठीक कह रही हो, पर हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं ट्राई ना कर लूं। इसके बाद आता है ओपनिंग सॉन्ग और बाद में हमें दिखाया जाता है एपिसोड का नेम सनसेट। इसके बाद हम देखते हैं कि हिच और एनी एक अस्तबल में होते हैं और दोनों में बातचीत चल रही होती है। एनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें जितना समझती थी तुम उससे ज्यादा समझदार हो। हिच उसे आगे से कहती है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो इसमें भला मुझे क्या एतराज होगा, कम से कम मुझे रोज रोज बेसमेंट में जाकर तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। एनी उसको आगे से कहती है कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो ही गया और मुझे भी तुम्हारा आदमियों के बारे में कंप्लेन करना नहीं सुनना पड़ेगा। ये सुनकर हिच हैरान हो जाती है। वो एनी से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम पूरा टाइम हमें सुन सकती थी। एनी उसको बताती है कि पिछले 4 साल मेरे लिए एक सपने जैसे थे। मुझे तुम्हारी और आर्मिन की आवाजें दूर से सुनाई देती थी और जब मुझे तुम्हारी आवाजें सुनाई देना बंद कर देती थी तो मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी अंधेरी जगह में हूँ। मुझे तुम दोनों की बातों से इतना तो आइडिया हो चुका है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और इन्हीं सब के दौरान अचानक मैं पाती हूँ कि मैं अपनी हार्डनिंग कैद से आजाद हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैं सुनती हूँ एरन की आवाज, जिसमें वो कह रहा होता है कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एनी और हिच घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एनी वॉल टाइटन्स को देखकर हैरानी से बोल रही होती है कि क्या सच में उसने वॉल टाइटन्स को आजाद कर दिया। तभी हिच एनी की बात को काटकर उसे कहती है कि जरा एक नजर इनके दोबारा फैलाई गई तबाही पर भी डालो। हम सैनिकों को यहाँ पर उसी तरह मलबा और लाशें साफ करनी पड़ रही हैं जैसा पिछली बार तुम्हारे और एरन की लड़ाई के बाद करना पड़ा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये देखकर कैसा महसूस होता है कि अपने महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतनी सारी लाशें यहाँ ठूस देना। एनी उसको आगे से कहती है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोचती। किसी को भी मानना ऐसी चीज थी जिसकी हम प्रशंसा करते थे। हमें किसी को भी मानना सिखाया गया, चाहे वो लड़ाके हों, सैनिक हों या सीमा के पास रह रहे आम लोग। यह सब कुछ हम एल्डियंस के पापों का प्रायश्चित करने और दुनिया को बचाने के लिए है। इसी तरह से मार्लियन वालों ने हमारे सभी कारनामों और हमारे द्वारा फैलाए गए खून खराबे को सही ठहराया। हिच एनी को आगे से कहती है कि आर्मी ने हम सभी को बताया है कि तुम लोगों ने क्या किया। सीधे सीधे शब्दों में बोलूं तो तुम लोग इस रंबलिंग को रोकना चाहते थे, तो तुम्हारे लिए मलबे के नीचे पड़ी ये लाशें सिर्फ एक छोटी सी कुर्बानी की तरह हैं। एनी उसको आगे से कहती है कि नहीं, मैंने कभी दुनिया को बचाने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी किसी भी चीज की परवाह नहीं की। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जन्म के बाद ही छोड़ दिया था। इसके बाद हमें एनी की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। एनी कहती है कि मेरी माँ एक एल्डियन के साथ धोखा कर रही थी और मुझे बाद में एक विदेशी एल्डियन द्वारा उठा लिया जाता है और वो मुझे इंटरमेंट जोन में ले जाता है जहाँ पर मुझे बड़ा किया जाता है। एनी आगे कहती है कि
मुझे किसी कारण से इंटरमेंट जोन में ले जाया गया था। वो आदमी मुझे एक मालियन सैनिक के रूप में प्रशिक्षित करना चाहता था, जिससे कि वो अपने रहने सहने और अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकता था। जहाँ तक मुझे याद है, जो उसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया वो अपने होमलैंड से लाया था। वो मुझे सिर्फ एक ही नजरिए से देखता था, क्या मैं एक योद्धा बन सकती हूँ या नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद मैं वैसे ही मजबूत बन जाती हूँ जैसा वो चाहता था। बाद में मैंने उसे उतना ही दर्द दिया जितना कि उसने मुझे दिया था। मैं उसे तब तक मारती रही जब तक मैंने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वो जिंदगी में कभी सीधा ना चल सके। पर वो आदमी इससे दुखी या दर्द में नहीं होता, बल्कि वो इससे और ज्यादा खुश होता है। और वो मुझे कहता है कि अब तुम अपने दुश्मन को निहत्थे होने पर भी मार सकती हो। तभी ही चैनी की बात बीच में से काटती है और बोलती है कि रुको रुको, ये क्या है फिर से। एनी उसको आगे से कहती है कि मैंने पिछले 4 सालों से तुम्हारे जीवन की कहानी सुनी है, तो अब कम से कम तुम मुझे थोड़ी देर के लिए सुन सकती हो। और इसके बाद एनी अपनी पास्ट की कहानी कंटिन्यू करती है। एनी आगे कहती है कि तो इसलिए मेरे लिए सब कुछ मायने रखना बंद हो गया था। मुझे परवाह नहीं थी कि कौन मर गया, चाहे वो कोई भी हो और वो कहीं से भी आया हो। मुझे नहीं लगता था कि जीवन का कोई मूल्य है, मेरे खुद के जीवन का भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ बस उस पल तक था जब मैं सुबह पैराडाइज आइलैंड की ओर जा रही थी, और तभी वो आदमी आता है और घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगने लगता है। और वो मुझे बताता है कि उसने मुझे जो कुछ भी सिखाया वह सब गलत था। इसके बाद वो रोने लगा और वो मुझसे गुहार लगाने लगा। वो चाहता था कि मैं वापस आ जाऊं। मेरा स्टेटस एज ए वॉरियर और हमारा हॉर्नेबल मालियन स्टेटस सब कुछ छोड़कर उसके पास वापस आ जाऊं। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे पिता थे। वो मुझे अपनी बेटी ही समझते थे। एनी हिच को आगे कहती है कि मेरे एक पिता हैं जो मेरी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल मेरी तरह ही दूसरे लोगों के पास भी वह सब अपने हैं जो उनके लिए जरूरी हैं। मैंने ये सब सोचना छोड़ दिया है कि अब मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मैं पूरी तरह से जानती हूँ कि मैंने बड़े ही घोर पाप किए हैं। अगर ये मेरे पिता के पास वापस जाने के लिए जरूरी हैं, तो मैं इन सभी पापों को दोबारा दोहराने के लिए एक पल भी नहीं सोचूंगी। हिच ये सब सुनकर एनी को कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बेहद खुशी हुई, पर अगर तुम अपने पिता के पास वापस लौटती हो तो तुम्हें केवल वहाँ पर मलबा और एक लाश ही मिलेगी। इस सारी बातचीत से तो एक चीज साफ होती है कि एनी को किसी की भी नहीं पड़ी। एनी को सिर्फ अपने पिता के पास वापस जाना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वेल, हम कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है मार्ले लैंड्स के इंटरमेंट जोन की ओर, जहां एनी के पिता और सभी एल्डियंस मार्ले गार्ड्स को समझा रहे होते हैं कि डेविल आइलैंड से वो हमारी ओर हमला करने के लिए आ रहे हैं। रंबलिंग शुरू हो चुकी है। एरन यैगर हम सभी को मारने के लिए आ रहा है। एनी के पिता गार्ड को आगे कहते हैं कि इस सबसे तुम्हारा घर, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा परिवार सब कुछ उजड़ जाएंगे। गार्ड आगे से कहता है कि तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। तुम सब कहते हो कि तुम्हें एक सपना आया था। तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूं और तुमको बाहर जाने दूं। यह कहकर गार्ड उन सभी को साजिश का दोषी ठहरा देता है और उन सभी को घुटनों के बल बैठने को कहता है, और सभी एल्डियंस डर के मारे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। लेकिन एनी के पिता गार्ड पर हमला कर देते हैं और तभी सीन कट जाता है। सीन शिफ्ट होता है कीथ सैडिस की ओर, जहाँ पर न्यू ट्रेनिंग्स उसकी मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तभी एक न्यू ट्रेनिंग कीथ सैडिस की ओर आकर बोलता है कि यैगरिस ने पूरे किले पर कब्जा कर लिया है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। अगर वो हम लोगों को ढूंढ लेते हैं तो कौन जानता है कि वो हमारे साथ क्या करेंगे। कीथ सैडिस आगे कहता है कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सेंट्रल मिलिट्री खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने अभी अभी उन सभी का गला काटा है। यैगरिस्ट को सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है। मुझे यकीन है कि वो इस आइलैंड पर जल्द ही कब्जा कर लेंगे और वह मुझ जैसे ओल्ड ऑर्डर के मेंबर का सफाया भी कर देंगे। और मेरे पास अब इतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सिविलाइजेशन से दूर पहाड़ों के बीच में बिता दूं। एक ट्रेनी की सैडिस को कहता है कि अगर आपने हमें नहीं बचाया होता तो हम सब मर जाते। हम सब आपकी रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कीथ सैडिस उनको आगे से कहते हैं कि पागल मत बनो, जैसा यैगरिस्ट कहते हैं वैसा ही करो, उनकी सभी बातों को मानो। तुम सब अपने अलावा किसी और की रक्षा नहीं कर पाओगे। यहीं रहो और इस फ्लो का हिस्सा बन जाओ। हालांकि एक दिन आएगा जब तुम्हें फिर से उठने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक तुम ये मत बोलो कि तुम लोग कौन हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरन मिकासा की ओर। यहाँ पर मिकासा आर्मिन को कहती है कि यदि तुम अभी भी यहाँ से निकलते हो तो तुम समय पर रागा को नहीं पहुँच पाओगे, और अगर तुम पहुँच भी जाते हो और कोनी को पकड़ भी लेते हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे कहोगे कि वो अपनी माँ को दोबारा ह्यूमन बनाने की आस छोड़ दे? आर्मिन आगे से कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर बातचीत से
से काम नहीं बना तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। इन शॉर्ट ये बंदा कह रहा है कि वो फाल्को को बचाने के लिए कोलोसल टाइटन भी बन जाएगा। आर्मिन आगे कहता है कि वो बच्चा हमारे लिए आखिरी होप है। वो राइनर और कार टाइटन के साथ बातचीत करने का हमारा आखिरी रास्ता है जो यहाँ कहीं पर छुपे हुए हैं। आर्मिन आगे कहता है कि हम पिछले 2000 सालों से इस छोटे से द्वीप पर टाइटन्स की शक्तियों को लेकर एक ही संघर्ष को दोबारा दोहराए जा रहे हैं। सच कहूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सीधा बिस्तर पर कूद सकता था और लगभग 2 दिनों तक सीधा सो भी सकता था। वैसे भी मुझे वो सब कुछ करने की जरूरत है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कोनी को समझाऊंगा। मैं उसे कहूंगा कि वो अपनी माँ को टाइटन के रूप में ऐसे ही लेटे रहने के लिए छोड़ दे। मैं जा रहा हूँ अब। मिकासा आर्मिन को रोकती है और उसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। आर्मिन उसे आगे से कहता है कि तुम्हें जीन की मदद करनी चाहिए और तुम्हें अपने लिए सोचने की भी कोशिश करनी चाहिए। मिकासा आर्मिन को आगे कहती है कि एरन के बारे में क्या, तुम उसके बारे में क्या करोगे। आर्मिन उसे आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कि हम कर भी क्या सकते हैं। हांजी और कैप्टन लिवाई की शायद मौत हो चुकी हो। फ्लोच और उसके आदमी शायद हम पर बंदूकें तानेंगे। साथ ही एनी भी वापस आ चुकी है और सेना की कमान की जंजीरें टूट गई हैं और यहाँ तक कि हिस्टोरिया भी खतरे में पड़ सकती है। वॉलंटियर्स अजुमा, बीटो और निकोलो भी खतरे में पड़ सकते हैं। हम एरन के बारे में सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए। ये सब सुनकर मिकासा दुखी हो जाती है और वो आर्मिन से माफी मांगती है। आर्मिन आगे कहता है कि अगर कमांडर एरविन यहाँ होते तो मुझे यकीन है कि वो तुम पर इस तरह से नहीं चिल्लाते। अब ये साफ हो चुका है कि मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था। मेरी जगह कमांडर एरविन को होना चाहिए था। यह सब कहकर आर्मिन वहाँ से चला जाता है और मिकासा पीछे मुड़कर देखती है कि उसका स्कार्फ जो उसने वहाँ पर रखा था अब वो वहाँ पर नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गाबी, निकोल और साशा की फैमिली की ओर। साशा की फैमिली गाबी को गुड बाय कह रही होती है। गाबी साशा के फादर को धन्यवाद कहती है और काया भी गाबी को जाते जाते अलविदा कहती है। गाबी काया को बताती है कि उसका असली नाम मिया नहीं बल्कि गाबी है। काया कहती है कि गाबी नाम अजीब है, मुझे मिया ज्यादा पसंद है। ये कहते हुए दोनों गले मिलती हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहती हैं। निकोल आर्मिन को कहता है कि वो अभी साशा के फादर के पास ही रहेगा ताकि वो उनकी देख रेख कर सके। आर्मिन उन सभी को कहता है कि तुम सब जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो। इसके बाद आर्मिन और गाबी कोनी और फाल्को की तरफ चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है फ्लोच की ओर। वो एक वॉलंटियर के हाथ में गोली मार देता है। जीन उसे पीछे से रोकता है। फ्लोच जीन को कहता है कि शांत हो जाओ जीन, मैं उसे सिर्फ एक सबक सिखा रहा था। फ्लोच आगे कहता है कि वो उस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था जिसमें वो था, लेकिन अब ये संदेश सभी तक पहुंच गया है। अब सभी जानते हैं कि गलत तरीके से बोलने से क्या होगा। जीन उसे कहता है कि आखिर किसने तुम्हें यहाँ के बॉस की तरह काम करने के लिए कहा। फ्लोच आगे कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने ये पूछा जीन। सब लोग सुनो, 10 महीने पहले एरन ने मुझे अपनी योजना बताई थी। फ्लोच आगे कहता है कि एरन की योजना जी का इस्तेमाल करके फाउंडिंग टाइटन की ताकत को हासिल करने की थी। मैंने एरन की मदद करने के लिए साथियों को इकट्ठा किया और आज ये प्लान सफल हो गया है। तुम वॉलंटियर्स ने अपना नेता खो दिया है और अब तुम अपना होमलैंड भी खो दोगे क्योंकि रंबलिंग की वजह से वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और तुम लोगों ने अपना यहाँ आने का कारण भी खो दिया है जो कि अपने होमलैंड को फिर से बहाल करना था। यदि तुम लोगों में से कोई भी एल्डियन साम्राज्य को अपनी ताकत देना चाहता है तो अभी यहाँ पर बोले, हम तुमको अपना लेंगे और तुमको हमारे एल्डियन भाइयों के रूप में स्वीकार करेंगे। और ये सब सुनते हुए फ्लोच ने जिस आदमी के हाथ में गोली मारी थी वो फ्लोच को चिल्लाकर कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम पागल हो। तुम्हें क्या लगता है कौन तुम जैसे पागल आदमी का सम्मान करेगा। ये सुनते ही फ्लोच उसके चेहरे पर गोलियां चला देता है और उसको वहीं पर मार डालता है और जीन ये सब बस हक्का बक्का होकर देखता रह जाता है। यार जब मैं इस फ्लोच को देखता हूँ ना, मेरा ना सर दर्द करने लगता है। ये बंदा सच में दिमाग का भरोसा करने वाला कैरेक्टर है। फ्लोच आगे कहता है कि गोली लगने पर भी इस वॉलंटियर ने झुकने से इनकार कर दिया और आखिरकार एक गर्वित वॉलंटियर के रूप में इसने आखिरी सांस ली। लेकिन गर्व के लिए मरने की जरूरत नहीं है। हार मानने में क्या बुराई है? क्या तुम लोग इस तरह मरने की बजाय जीना नहीं चाहोगे? मैं आप लोगों को सोचने का समय देता हूँ। और फ्लोच उन सभी को कैद करने का आदेश सुना देता है और तभी हम देखते हैं कि मिकासा भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो जीन से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिकासा की बात का जवाब जीन नहीं देता बल्कि उसका जवाब फ्लोच देता है। फ्लोच कहता है कि मैं अपने पहले सवाल का जवाब देने के लिए एरन की ओर से बोलता हूँ। अगर एरन
पैराडाइज आइलैंड से परे अपनी समस्या को हल करने के लिए जा रहा है तो मैं उसके पीछे बची सभी विरोधी ताकतों को मिटा दूंगा। वैसे भी हम 4 साल पहले उस नर्क से बच गए थे और अंत में यह क्षण है। फ्लोच आगे जीन को कहता है कि क्या तुम जानते हो ये क्या है? ये आजादी है। तुम लोगों को अब लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम जैसा चाहो जी सकते हो। फ्लोच आगे जीन को कहता है कि जीन, तुम सैन्य पुलिस में शामिल होना चाहते थे ना, और सेंटर में एक आरामदायक जीवन जीना चाहते थे, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अब तुम हमारे हीरोज में से एक हो। अब तुम वापस उसी तरह से जी सकते हो जैसे तुम पहले हुआ करते थे। मिकासा फ्लोच से पूछती है कि कैप्टन लिवाई और कमांडर हांजी के साथ क्या हुआ। फ्लोच उसे आगे कहता है कि जीक ने उन्हें मार डाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोनी और फाल्को की ओर। यहाँ पर फाल्को कोनी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। फाल्को कोनी से कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बचाया, लेकिन हम उत्तर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? देखो वहाँ पर सूरज डूब रहा है, हमें तो दक्षिण की ओर जाना चाहिए। कोनी उसे आगे से कहता है कि दक्षिण बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें एक सुरक्षित हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ जहाँ वह तुम्हारी भूलने की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। एक अच्छे सैनिक के रूप में मैं तुम्हारे लिए इतनी मदद तो कर सकता हूँ। ये सीन देखकर हम व्यूअर्स महसूस करते हैं कि फाल्को एक सच में एक अच्छे दिल का लड़का है, लेकिन कोनी ने अपने जीवन में इतने वर्स्ट केस सिनारियो देखे हैं कि उसका दिल पत्थर का बन चुका है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए एक छोटे बच्चे की बलि देने जा रहा है। फाल्को अपने मन में सोचता है कि शायद मैंने कोनी को पहले कभी देखा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोनी तो मुझे नहीं जानता, शायद ये सब मेरे मन का वहम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कार टाइटन और कमांडर मेगाथ की ओर। वो माले शिप्स को वापस माले की ओर जाते हुए देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि हम पीछे से देखते हैं हांजी को। हांजी को सुनते ही कार टाइटन उस पर हमला कर देती है, लेकिन हांजी तभी चिल्लाकर कार टाइटन को रुकने को कहती है और कार टाइटन रुक जाती है। हांजी उसे कहती है कि प्लीज रुक जाओ, बस मुझे खाना मत, मेरे पास अभी कोई हथियार नहीं है। और हम हांजी के पीछे देखते हैं एक घोड़ा गाड़ी को, जहाँ पर होता है हमारा लीवाई। हांजी उनको कहती है कि वहाँ पर एक उस घोड़ा गाड़ी में एक लड़का है और तुम लोग उसकी चिंता मत करो, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल है और वो मुश्किल से मौत के मुंह से बचा है। और हमें दिखाया जाता है लिवाई को, जिसका लगभग पूरा मुंह पट्टियों से बांध रखा होता है। वैसे मैंने लिवाई के बारे में 10 फैक्ट्स की एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहिए तो वो देख सकते हैं। और अटैक ऑन टाइटन के मैंने पिछले एपिसोड भी ऐसे ही एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपको अगले एक्सप्लेनेशन की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।